हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, और ये 8वां लेसन है। और ये 8वां लेसन हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिहाज से पढ़ रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में और 8वां लेसन शामिल है। तो आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर हम प्राचीन अवधारणा के आधार पर बात करें, प्राचीन अवधारणा के अनुसार बात करें, तो हम पाते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो फिर सामान्य परिभाषा या प्राचीन अवधारणा के अनुसार हम बोले तो इसकी कई परिभाषाएं बनती हैं। तो एक परिभाषा प्राचीन अवधारणा के अनुसार यह है, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ती है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो याद रखना, जैसे मैं कहूं जिंक धातु है, जिंक धातु सॉलिड होती है तो पैरों में हम एस लगा देते हैं। जिंक धातु सॉलिड होती है, ठोस होती है, और इसमें हम ऑक्सीजन जोड़े, ऑक्सीजन का योग करवाएं तो ऑक्सीजन गैस के रूप में होती है, तो पैरों में हमने जी लगा दिया। और दोनों की अभिक्रिया करवाएं तो याद रखना ZnO बन जाएगा। कौन सा यौगिक बन जाएगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और ये जिंक ऑक्साइड है, ये किस प्रकार बना? एक बात आप याद रखना, ये यूं बना, जिंक पर +2 आवेश होता है, O पर -2 आवेश होता है। इन दोनों का जब मैं मिलाकर के यौगिक बनाऊंगा तो यौगिक के ऊपर इधर वाले की संयोजकता इसके पैरों में आ जाएगी, इसकी संयोजकता इसके पैरों में आ जाएगी। तो यहां ये संयोजकता तो यहां आ जाएगी, ये वाली संयोजकता यहां आ जाएगी। यहां मेरे पास जिंक है, वो लिखूंगा। इधर वाली 2 इसके पैरों में यूं लगा दूंगा। प्लस माइनस को साथ में नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में यहां O परमाणु है, O लिखूंगा। ये वाली 2 संयोजकता इसके लगा दूंगा। तो जब समान हो या सम संख्या हो या फिर कैंसिल होने वाली हो तो कैंसिल कर देते हैं। जैसे 2 से 2 कट गए, ठीक है ना। तो ZnO बन गया। हमारे पास क्या बन गया? ZnO। इस प्रकार से ये बना है। ये सामान्य सी बात आप ध्यान में रखना। इसी प्रकार मैं कुछ एग्जांपल और ले रहा हूं। यहां सुनिए, यहां जिंक धातु अकेली थी, आप उस पर ऑक्सीजन जोड़ रहे हो, ऑक्सीजन का योग करवा रहे हो, तो यहां देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, पूरा एक बन चुका है। तो बताइए इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ कि नहीं हुआ? योग हो गया है। इस प्रकार किसी धातु या तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, इसका बनना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार मैं कुछ अन्य उदाहरणों की बात करूं तो अन्य उदाहरणों में जैसे आप देखना, मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम जो कि ठोस रूप में होती है। इसमें आप O2 जोड़िए और O2 जोड़ोगे तो इस प्रकार से आप देखोगे यौगिक बनेगा, वो हो जाएगा MgO। क्या हो जाएगा? MgO। तो MgO हो गया, हम लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखना ये भी सॉलिड होता है, ऊपर वाले में भी वो सॉलिड बनता है, जिंक ऑक्साइड। और अब याद रखना मैग्नीशियम धातु के साथ ऑक्सीजन जोड़ रहे, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइए Mg के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है कि नहीं हो रहा? योग हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है। और दोनों अभिक्रियाओं को अब एक साथ संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने के लिए इन अभिक्रियाओं में हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाई जाती है। हिट एंड ट्रायल मेथड यानी बार बार लिखना और प्रयास करना। यहां देखिए जिंक 1 है क्रियाकार, तो उत्पाद में भी जिंक 1 है। क्रियाकार ऑक्सीजन में 2 परमाणु है, OO यानी ऑक्सीजन 2 बार है, यहां तो ऑक्सीजन 1 ही बार है। तो आप यूं कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड में यहां 2 लिख दीजिए, यहां 2 लिख दीजिए। तो अब 2 तो ऑक्सीजन हो गया, तो फिर जिंक भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया तो जिंक भी 2 हो गया। तो इधर देखिए जिंक 2 हो गया, ठीक। तो यहां तो जिंक 1 ही है, तो फिर यहां 2 लगा देता हूं।
तो जिंक 2 हो गया तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2। इस प्रकार से ये संतुलित हो गई। इसी में चलिए यहां देखिए MgO में मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1, लेकिन यहां ऑक्सीजन 2 है, तो यूं करता हूं यहां 2 लगा देता हूं, तो अब ऑक्सीजन 2 हो गई, तो ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 बन गए, लेकिन यहां तो 1 है, तो यहां 2 लगा देता हूं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाती है। तो इस प्रकार से यहां मैग्नीशियम धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहां जिंक धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो पहली परिभाषा हमने पढ़ी, किसी धातु या तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यह प्राचीन अवधारणा के आधार पर परिभाषा है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए मानी गई है। अब हम याद रखना, ये 2 लिखने के बाद में और तीसरी परिभाषा पर आते हैं। कहने का अर्थ ये ऑक्सीजन के जुड़ने वाली है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं धन विद्युती तत्व का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना या फिर धन विद्युती तत्व का निकलना, यह भी ऑक्सीकरण कहलाता है। पहला तो था ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, दूसरा है डेफिनेशन में हाइड्रोजन का निकलना, ये ना बोलूं तो यूं कह सकता हूं धन विद्युती तत्व का निकलना, यानी कोई धनावेशित परमाणु है उसका निकलना, या फिर हाइड्रोजन का निकलना, यह भी ऑक्सीकरण होता है। तो परिभाषित करें तो हम शाब्दिक अर्थ में यूं बोल सकते हैं कि किसी यौगिक में से हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। याद रखना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, मैं बाहर निकलना कह रहा हूं, जुड़ना नहीं कह रहा हूं। ऑक्सीजन का तो जुड़ना होगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना होगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, या फिर धन विद्युती तत्व का बाहर निकलना, यह भी आपके ऑक्सीकरण कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं मैं, जैसे ये मेथेन है, CH4 मेथेन होती है, यहां पैरों में G लगा देते हैं और इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन इसमें जोड़ते हैं। तो यौगिक में यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और मैं इसमें ऑक्सीजन जोड़ रहा हूं। अब आप देखना ध्यान से, यहां यौगिक दिया हुआ है और मैं कह रहा हूं किसी यौगिक में से हाइड्रोजन का तो निकलना या फिर धन विद्युती तत्व का निकलना। तो यहां हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, अर्थात ये यौगिक है, इस यौगिक में से कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी और याद रखना C के साथ O आ जाएगा, तो एक तो बनेगा CO2 और एक बनेगा जल का अणु। अब देखिए यहां तो यौगिक में, पूरे यौगिक में कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और यहां एक यौगिक और बन गया जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यानी ये वाला कार्बन ही है वहां, ये वाला कार्बन वहां चला गया, तो यहां तो हाइड्रोजन थी कार्बन के साथ, तो वो हाइड्रोजन तो बाहर निकल गई और वहां ऑक्सीजन आ गई। तो अब देखिए यौगिक में से हाइड्रोजन का बाहर निकलना, देखिए इस यौगिक में इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है और कार्बन के साथ O परमाणु आ जाता है। तो इस कार्बन में से और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, याद रखना, ऑक्सीकरण है। कार्बन या किसी यौगिक में से हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और याद रखना हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन धनावेशित होती है। तो यहां मैं यूं भी कह सकता हूं कि धन विद्युती तत्व का बाहर निकलना, यहां से हाइड्रोजन धनावेशित होती है और धनावेशित हाइड्रोजन बाहर निकल गई, तो फिर धन विद्युती तत्व का बाहर निकलना भी तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये एग्जांपल याद रखना। आप जब इसको संतुलित करोगे तो कुछ यूं कर देना, यहां आप 2 लगा देना, तो 2 लगाओगे तो आप ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। यहां पर 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 इंटू कर लो, मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, यहां कितने, 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 1 ऑक्सीजन ये रहा, तो यहां तो 3 हुए। तो फिर यूं कीजिए, यहां आप 2 लगा दीजिए, तो 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ये रहे, 4, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है ना। हाइड्रोजन यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन 4 है, तो यहां कितने हाइड्रोजन है, 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 4 पूरे हो गए। कार्बन यहां 1, तो कार्बन यहां 1,
तो अभिक्रिया संतुलित है। तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको संतुलित कर दिया। तो इस यौगिक में से और हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो ये ऑक्सीकरण है, ठीक है ना। और इस यौगिक में से धन विद्युतीय तत्व अर्थात हाइड्रोजन धनावेशित होती है, तो वो बाहर निकल रही है, तो भी ये ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो H2S प्लस I2 हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करवाई जाती है। तो ध्यान देना, सल्फर अलग हो जाता है और HI अलग बन जाता है। और अब इससे हम संतुलित कर देते हैं। तो संतुलित करने की प्रक्रिया में यहां हाइड्रोजन 2 है, तो यहां हाइड्रोजन 1 है, तो यहां 2 लगा देते हैं। तो 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1 तो सल्फर 1, I2 यानी आयोडीन 2 तो आयोडीन यहां 2, संतुलित हो गई। अब देखिए, इसमें देखिए ये पूरा यौगिक है और इस यौगिक में सल्फर के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तो यहां सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, यहां सल्फर से हाइड्रोजन निकल गई, यहां तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, यहां सल्फर तो अकेला आ गया, हाइड्रोजन तो बाहर हो गई और इस I के साथ जुड़ गई HI बना करके। तो फिर देखिए इस यौगिक में से हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, सल्फर अकेला रह जाता है। तो यहां हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन धनावेशित होती है। तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन सल्फाइड में से धन आवेशित या धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तो यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। किसी तत्व की संयोजकता में, किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना, संयोजकता कहूं या ऑक्सीकरण अंक कहूं, एक ही बात है। किसी तत्व की संयोजकता अथवा ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना भी, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई तत्व है उसकी संयोजकता या उसके ऑक्सीकरण में वृद्धि होना, याद रखना, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यह भी एक प्राचीन अवधारणा की परिभाषा है। जैसे मैं यूं कहूं PCl3 है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसमें आप Cl2 क्लोरीन जोड़िए, योग करवाइए, तो यह बनेगा PCl5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PCl5 बन जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन गया हमारे सामने। संतुलित करते देखिए, फास्फोरस 1 तो फास्फोरस 1, Cl3 और 2 5 तो Cl5, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड संतुलित है। अब देखिए यहां ध्यान देने वाली बात, मूल यौगिक ये है, तो मूल ये, इसमें मैंने Cl2 जोड़िए, यहां फास्फोरस की संयोजकता +3 है, यहां फास्फोरस के ऊपर ये 3 थी तो पैरों में आ गया आगे वाले के, तो फास्फोरस की संयोजकता ये 3 है यहां पर, और ये 3 यहां फास्फोरस की, देखिए ये 5 यहां फास्फोरस की है, तो यहां ये +5 है। तो +5 से और कितना हो रहा है, +3 से +5 हो रहा है, तो +3 से +5 ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि है, संयोजकता में वृद्धि है, तो यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। इसी प्रकार जैसे यूं देखिए फेरस सल्फेट है, इसमें आप और धन विद्युतीय धातु जोड़िए, धन विद्युतीय जो धनावेश बनाती है वो वाली धातु जोड़िए, तो आप देखोगे कि ये इसको प्रतिस्थापित कर देगी, तो मूल यौगिक बन जाएगा ZnSO4 और ये Fe अलग हो जाएगी, Fe अलग हो जाएगी। अब यहां देखिए मुक्त धातु जो है धन विद्युतीय, इसका मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण 0 होता है। जब अकेली धातु दी हुई हो और आपसे पूछे तो उसका ऑक्सीकरण हमेशा 0 होता है, तो यहां 0 है। और इसी जिंक धातु का मैं यहां जिंक सल्फेट में जाकर देखूं तो मुझे निकालना पड़ेगा जिंक सल्फेट में, तो जिंक सल्फेट में यहां 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। अब देखिए मुक्त अवस्था में तो ऑक्सीकरण 0 होता है, किसी यौगिक में निकालना होता है वो हम X मान करके निकालते हैं, तो यहां तो X आ जाता है प्लस में, सल्फेट का -2 होता है, तो X + -2 बराबर 0 लगा लेंगे और निकालेंगे तो +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहां देखिए 0 से ऑक्सीकरण अंक कितने में जा रहा है?
+2 में जा रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है, अर्थात संयोजकता में वृद्धि हो रही है। तो संयोजकता में वृद्धि होना या ऑक्सीकरण में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है अपचयन। तो अपचयन जस्ट ऑक्सीकरण से विपरीत होता है। तो सामान्य या प्राचीन अवधारणा की बात करें तो किसी पदार्थ या यौगिक में और O2 बाहर निकलना या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना। किसी पदार्थ है उसमें से या तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाए या फिर ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकल जाए तो वो अपचयन होता है। तो जैसे मैं यूं कहूं आप लोगों को समझाने के लिए, HGO है और HGO है, इसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यहां देखिए Hg बन गया और O2 बन गया और फिर हम इसे संतुलित कर लेंगे तो यहां 2 लगा देंगे और यहां भी 2 लगा देंगे तो HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और याद रखना मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मरकरी तो अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई। तो यहां तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहां आकर के ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो फिर ये पदार्थ है या यौगिक है, इसमें से ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना याद रखना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। तो ये अपचयन का उदाहरण है। इसी प्रकार जैसे ये देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन जोड़िए तो ये हाइड्रोजन आप जोड़ोगे तो हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन याद रखना इस ऑक्सीजन को यहां से इस यौगिक में से बाहर निकाल देगी। इस यौगिक में से ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन बाहर निकाल देगी तो यहां जो यौगिक है उसमें धातु अकेली बच जाएगी। जो यौगिक है यहां पर तो यहां जिंक ऑक्साइड यौगिक है वो उसमें से धातु अकेली बच जाएगी, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना यहां मैं यूं कह सकता हूं ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना। तो वही है ऋण विद्युतीय तत्व। ऑक्सीजन आप जानते हो ऋणावेशित होता है, ऑक्सीजन ऋणावेशित होता है तो ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना भी तो यहां क्या है, यहां याद रखना अपचयन है। ऋण विद्युतीय तत्व का किसी यौगिक या पदार्थ में से बाहर निकलना भी तो अपचयन है। तो यहां जिंक ऑक्साइड था, यहां जिंक अकेला है, इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो यहां ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकल गया। तो यह भी अपचयन की प्रक्रिया है। ठीक इसी प्रकार जैसे CuO इसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड, इसमें आप हाइड्रोजन जोड़िए तो यहां कॉपर ऑक्साइड में और ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। यहां देखिए कॉपर तो अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी और यहां इस प्रकार से जल का अणु बना लेगी और जल का अणु बना लेगी तो यहां तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी लेकिन यहां तो कॉपर अकेला नजर आ रहा है तो वो ऑक्सीजन चली गई, निकल गई। तो किसी पदार्थ या यौगिक में से ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय होती है, उसका निकलना भी अपचयन कहलाता है। किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना अथवा धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अथवा धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। या तो हाइड्रोजन का जुड़ना बोल दीजिए या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना बोल दीजिए, अपचयन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल देकर बताऊं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे ये कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन आ रहा है, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं तो कार्बन के 2 बॉन्ड तो ये रहे और 2 हाइड्रोजन से पूरे हो रहे हैं। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड ये रहे और 2 हाइड्रोजन से पूरे हो रहे हैं तो कार्बन के 4 बॉन्ड हमें कार्बनिक रसायन में पूरे करने होते हैं। तो ये 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड तो इन, तो ये एथीन का सूत्र है। किसका? एथीन। डबल बॉन्ड वाले के पीछे इन आता है तो यहां कार्बन 2 तो एथ हो गया और डबल बॉन्ड तो इन हो गया, एथीन का सूत्र है। और इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ोगे तो याद रखना यहां एक एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगी तो यहां अब तो
एक एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है, यहां तीन तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे और एक यहां से बंद कम हो जाएगा। तो फिर ये इस प्रकार यूं बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। अब यहां दो कार्बन तो एथ बोलूंगा, एथ, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो ये एथेन बन गया। तो एथेन के हाइड्रोजनीकरण से एथेन बन गया। तो अब देखिए यहां इस यौगिक में क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो किसी पदार्थ या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना और अपचयन कहलाता है। यहां यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ा है और नया यौगिक बन गया, तो फिर ये हाइड्रोजनीकरण की क्रिया एक प्रकार से तो ये अपचयन कहलाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे मैं यूं कहूं क्लोरीन है, क्लोरीन गैस में आप हाइड्रोजन प्रवाहित कीजिए तो HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस बन जाएगी, HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस बन जाएगी। और हाइड्रोक्लोरिक गैस को जब आप जल में प्रवाहित करते हो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो Cl2 आप इसमें H2 को प्रवाहित कीजिए तो HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस बन जाएगी। यहां दो लगा देता हूं तो इस प्रकार से ये संतुलित हो जाएगी। तो यहां इस तत्व में या अणु में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है और बना रहा है यौगिक तो जुड़ रही है। तो फिर कहने का ये आपके अपचयन की प्रक्रिया हो गई, अपचयन की प्रक्रिया। और फिर आता है संयोजकता में वृद्धि होना। यह भी याद रखना किसी तत्व या यौगिक की संयोजकता में कमी होना, संयोजकता में कमी होना भी अपचयन कहलाता है। किसी तत्व या यौगिक की संयोजकता में कमी होना भी अपचयन कहलाता है। मैं जैसे आपको यूं समझाऊं, FeCl3 एक ठोस यौगिक होता है जिसे हम फेरिक क्लोराइड कहते हैं। और फेरिक क्लोराइड जब टूटता है तो एक तो बनता है FeCl2 फेरस क्लोराइड, ये तो है फेरिक क्लोराइड, ये है फेरस क्लोराइड, और ये सॉलिड होता है और यहाँ Cl2 मुक्त हो जाती है तो संतुलित है, एक Fe तो एक Fe, ठीक है ना। और यहां ध्यान देने वाली बात, संतुलित तो नहीं हो रही है, ये संतुलित हम कर लेंगे, इसको आगे पीछे लगाकर कर लेंगे। यहां Cl3 नहीं, यहां Cl4 हो रहे हैं, ठीक है ना, Cl यहां 4 हो रहे हैं तो हम यहां Fe को बढ़ा देंगे, इसके आगे कर लेंगे संतुलित। और अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए ये Fe की यहां तो संयोजकता कितनी है, 3 है। Fe की यहां संयोजकता 3 है, यहां Fe की संयोजकता 2 है। तो यहां Fe का 3 ऑक्सीकरणांक या संयोजकता, यहां Fe का ऑक्सीकरणांक 2 या संयोजकता 2। तो बताइए 3 से 2 हो रहा है तो ऑक्सीकरणांक या संयोजकता में कमी आ रही है। इस कमी आने की क्रिया को आप ध्यान देना अपचयन कहा जाता है। इस कमी आने की क्रिया को अपचयन बोला जाता है। संतुलित करने की प्रक्रिया में यहां 2 लगा लीजिए और यहां 2 लगा लीजिए और देखिए 2 Fe तो यहां 2 Fe हो गया, यहां 3 दूनी 6 Cl हो गई, यहां 2 दूनी 4 तो Cl ये रहे, 2 ये रहे, 6 हो गए। इस प्रकार से ये संतुलित हो जाए।